मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 6 जो कि आप लोग का है प्रेमचंद के फटे जूते, ये चैप्टर पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर के लेखक श्री हरिशंकर परसाई हैं। किसने लिखा हुआ है? हरिशंकर परसाई ने। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हरिशंकर परसाई जी के बारे में। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट था और उसका गांव कौन था? जमानी। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने पढ़ाया, अध्यापन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया और इनकी रचनाएं थीं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, इसी तरीके की इन्होंने लेखन कार्य किया था। भारतीय जीवन के पाखंड और भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया था। हरिशंकर परसाई की भाषा प्रायः आम बोलचाल की सामान्य भाषा थी। उनकी शैली व्यंग्यात्मक होती थी। संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता अत्यधिक होती थी। व्यंग्यात्मक भाषा करते थे और मारक क्षमता मीन्स दूसरे को लगती बात लगती थी जाकर के, ऐसी उनकी भाषा थी। अब ये चैप्टर बुक का है, बुक की PDF है आप लोग के सामने, आप लोग पढ़ते जाएंगे और नहीं तो अपनी बुक का चैप्टर उठा करके पूरा एक बार में पढ़ लेंगे और मेरे द्वारा किया गया सार, इसका जो समरी है वो आप लोग सुन लीजिए, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी दोनों का फोटो देख रहा है। इसमें प्रेमचंद ने कुर्ता, धोती और मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है। चिपकी कनपटी पर गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूंछों के कारण चेहरा जो है वो कैसा लगता है? हरा भरा लगता है। पैरों के बेढंगेपन से बंधे जूते हैं पैरों में। दोनों जूतों में बाएं पैर के जूते में एक बड़े से छेद में से उंगली बाहर निकल रही है, मतलब उनका पैर जूता फटा हुआ है। वे फोटो में भी वैसे ही हैं जैसे वास्तव में थे। फ़ोटो में भी कोई बनावटीपन नहीं है। आजकल फ़ोटो कितना बन के खींचे जाते हैं ये वो, तो प्रेमचंद का फ़ोटो जो था वो बिल्कुल ओरिजिनल था, जैसे वो रियल लाइफ में दिखते थे वैसे ही वो उस फ़ोटो में दिख रहे थे। लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के फटे जूतों में अटक गई। वह सोचता है कि फ़ोटो में फटे जूते पहनते समय तनिक भी लज्जा, संकोच अथवा झेप नहीं हुई इनको। लेखक कहता है कि प्रेमचंद के फ़ोटो के चेहरे और वास्तविक जीवन के चेहरे में कोई अंतर नहीं है। फ़ोटो में भी उनके चेहरे में बेपरवाही और विश्वास भरा हुआ है। फोटोग्राफर के कहने पर बड़ी कठिनाई से मुस्कान लाने का प्रयास किया होगा, फिर भी चेहरे पर विचित्र और अधूरी मुस्कान आई। इस मुस्कान में भी उपहास और व्यंग है। दूसरे शब्दों में प्रेमचंद का जीवन बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरा था, फिर भी वे दूसरों पर हंसते थे। प्रेमचंद संकोची स्वभाव के थे और फोटो का महत्व नहीं जानते थे। अन्यथा फोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांगे थे। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई करते हैं और मोटर मांगकर बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद अपने संकोची स्वभाव के कारण जूते तक नहीं मांग सके थे। लेखक लोगों की प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए कहता है, मतलब लोगों में एक इतना दिखावा होता है, तो इस पर व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। इत्र लगा कर के फ़ोटो खिंचवाना तो क्या फ़ायदा, फ़ोटो में से खुशबू थोड़ी ना निकलेगी कि फ़ोटो से आपकी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। या गंदे से गंदा व्यक्ति हो तो भी फ़ोटो में से वही महक आएगी जो अच्छे से अच्छे अमीर व्यक्ति की आएगी, या साफ़ सुथरा जितना सुंदर होगा उसके तक आएगी। टोपी की अपेक्षा जूते सदा कीमती रहे उनके लिए। अब तो जूते का मूल्य और भी बढ़ गया है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट
युग प्रवर्तक आदि कहलाते हैं, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं कि जूता खरीद सकूं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति कितनी टोपियां खरीद ले, कितने प्रकार की टोपियां, उसमें कितना रुपया खर्च कर दे, लेकिन वो क्या है, एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक जूते पर पैसा खर्च नहीं कर सकता। लेखक कहता है कि जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, नीचे से उसका तला फट गया है, उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लोग आडंबर के आवरण से वास्तविकता को ढकना चाहते हैं। इतना दिखावटीपन है कि ओरिजिनलिटी चाहे कितनी हो, लेकिन उससे वो दिखावे से अपनी ओरिजिनलिटी को छुपा लेते हैं। जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्ति तो सच्चाई और सादगी की यथार्थता को छिपाना नहीं चाहते थे, वो जैसे थे वैसा ही सामने आना चाहते थे। लेखक प्रेमचंद के चेहरे की व्यंग मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाता कि यह मुस्कान गोदान के हीरो की होरी की है, अथवा पूस की रात के हल्कू की, अथवा कफन के माधो की। ये सारे उपन्यास हैं, गोदान, पूस की रात, हल्कू, और उनके कैरेक्टर हैं। गोदान में कैरेक्टर था होरी, पूस की रात में हल्कू था, और कफन जो उपन्यास है उसमें माधो नाम का एक व्यक्ति था। परंतु प्रेमचंद के चेहरे की ये व्यंग मुस्कान लेखक की हिम्मत को क्षीण कर देती है। क्षीण मीन्स कमज़ोर कर देती है। लेखक अनुमान लगाता है कि प्रेमचंद का जूता किसी सख्त और सदियों से जमी चीज़ को ठोकर मारने के कारण फटा होगा। सदियों से समाज में प्रचलित सामाजिक धार्मिक बुराइयों पर ठोकर मारकर हटाने के प्रयास में फटा है। आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे किसी बुराई से समझौता करके चलें अथवा उसे दृष्टि ओझल कर बगल से निकल जाएं। उनके फटे जूते से निकली उंगली उन घृणित चीज़ों की ओर संकेत कर रही है जिन्हें ठोकर मारते मारते जूता फट गया। तुम उन सब लोगों पर हंस रहे हो जो बुराइयों से बचकर निकल रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोग उंगली ढकने के चक्कर में तलुए का नाश कर रहे हैं, वे चलेंगे किस प्रकार। लेखक अंत में कहता है कि वह प्रेमचंद के फटे जूते की बात समझता है, उंगली का संकेत समझता है, चेहरे की व्यंग मुस्कान को भी समझता है। समझ गया वो कि प्रेमचंद के फटे जूते की क्या बात है, कि प्रेमचंद जो हैं वो दिखावट में विश्वास नहीं करते थे, वो जैसे हैं वास्तविकता पर विश्वास करते थे, जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते थे। उंगली का संकेत समझता है, मतलब वो जो समाज में हुआ, जिन चीज़ों की ओर उन्होंने उसको ठोकर मारी, उसकी ओर संकेत समझता है। इसीलिए लेखक कहता है कि अब वो किसी भी तरीके से प्रेमचंद की बातों से अलग नहीं है, वो उनकी बातों से सहमत हैं कि व्यक्ति को दिखावटीपन में विश्वास नहीं करना चाहिए, दिखावट में विश्वास नहीं करना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए। ये इस चैप्टर की समरी थी, आप लोग समझ लें और चैप्टर अपनी बुक से पढ़ लें। सामने PDF में भी है आपके सामने, चाहें तो इससे पढ़ लें पूरा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन आंसर होगा।